क्लाइमेट चेंज की वजह से बरसातें ज़्यादा हो रही हैं। इतनी शदीद बारिश पहले कभी नहीं हुई 24 घंटे के अंदर और 3 घंटे के अंदर। ये पीटीआई वाले 14 एमएनए दिए, सिवाय टीवी पे करने के कोई काम किए उन्होंने। एक ही डिमांड होती थी जब भी होते थे, नालों की सफाई के लिए पैसे दे, 200 मिलियन दे, 800 मिलियन दे, ये पैसे इस शहर के साथ बहुत कुछ किया लोगों। मैंने अभी मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बारिशों के बाद हमारे चेहरे पे तो वैसे ही हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उनकी पुरसुकून प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के हम और ज्यादा सख्ते में आ गए। इस शहर को निजाम देने का मुआहदा किया। अब लोगों को इसमें भी तकलीफ है कि हमने मुआहदा कराची के लिए क्यों किया। पीटीआई वाले कहते हैं हमारा साथ छोड़ा कभी बारिश हो गई। भाई आपके साथ होते तो क्या आप पानी पी लेते गटर का पूरा कराची। अगर इस शहर के मफादात हैं तो हमारे मुआहदात हैं, अगर इस शहर के मफादात ही किसी को अजीज नहीं है तो हमें फिर ऐसे मुआहदात भी अजीज। कराची के साथ तो सौतेली माँ नहीं, सौतेली माँ फिर ख्याल रख रहे। मैं कहता हूँ किसी डायन का किरदार अदा किया। बरसात के पैसे मिलने के बाद दावतनामा दिया जा रहा है, म्यूजिकल पार्टी, पूल पार्टी। हम साले गटरों के पूल में नहा रहे हैं, सब लोग पूरे सिंध को गटर के पूलों में नहला दिया और खुद स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं फार्म हाउस के। दोनों इत्तेहादी एनकेएम झाड़ू से पानी निकाला, वो झाड़ू फेर दिए उन्होंने फंड्स पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। सोचा था कि ईद के बाद जब पहला प्रोग्राम करूंगी तो आपको ईद की मुबारकबाद दूंगी, लेकिन जैसी ईद कराची वालों ने पाकिस्तान भर में बारिशों के बाद जिस तरह से लोगों ने गुजारी है, अल्लाह ऐसी ईद दोबारा कभी ना लाए। सोचा था कि अहल और तजर्बेकार लोग हैं तो शायद इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा, सफाई का निज़ाम होगा, लेकिन हुआ क्या है। मुल्क भर में जो तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला अभी थमा नहीं था कि महकमा मौसमियात ने नए तूफ़ानी स्पेल की पेशगोई की है। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक पूरा मुल्क समंदर का मंजर पेश कर रहा है। पिंडी इस्लामाबाद में 3 हलाकतें हो चुकी हैं, बलूचिस्तान में 69 अमवात हो चुकी हैं, कराची में 13 लोग जान से जा चुके हैं, घर डूब चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, बागात बर्बाद हो गए हैं, शहरियों की ईद की खुशियां गारत हो गई हैं। बारिश और गटर के पानी के मिलाप में आलाइशें तैरती हुई नजर आई हैं हर जगह। खासकर कराची में होने वाली गैर मामूली बारिशों ने तो सिंध सरकार के सारे दावे बहा दिए। लेकिन वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब ने आज एक अजीब मंतिक पेश करते हुए कहा है कि कम वक्त में ज़्यादा बारिश हुई है, जिससे शहर का निज़ाम मुतासर हुआ है। गोया वज़ीर आला बिलावल के ज़्यादा बारिश हो तो ज़्यादा पानी आता है का लेटेस्ट वर्जन लेकर आए हैं सामने। कह रहे हैं कि सड़कें तो साफ़ हैं, ये मुखालफीन का फैलाया हुआ गंद है। वफाक में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका सुकून देखकर बड़ी हैरानी हुई। ऑब्वियसली सारे कराची वालों को हुई होगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कराची मुआहदे में हमने पीपल्स पार्टी को छूट दे दी है, हमने पीपल्स पार्टी से मुआहदा शहर और आवाम की बेहतरी के लिए किया है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब ने पीपी और एमकेएम दोनों ही को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने दावा किया है कि कराची वालों को गटर के पोल में नहला कर निकासी के लिए दिए गए पैसों से पूल पार्टीज की गई हैं। कराची शहर डूब रहा है, शहरी रुल रहे हैं, सियासी जमातें अपनी अपनी दुकानें चमका रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में भी सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। तनकीद का सामना करने वाले सूबे की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी आखिर किस तरह बल्दियाती इलेक्शन में आवाम का सामना करेगी और एमकेएम कैसे अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करेगी, इस पर बात करने के लिए मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। आमिर ज़िया साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, आपकी शुक्रगुजार हूँ। तैमूर तालपुर साहब को आज दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ज्वाइन करेंगे। आमिर ज़िया साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आती हूँ। सर, जो सिंध हुकूमत का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिस तरह का सुकून देखा है, बड़ा प्रेस किया जा रहा है मुर्तज़ा वहाब को, अब तो कोविड का शिकार हो गए हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, उनको बड़ा प्रेस किया जा रहा है, उनके काम को बड़ा प्रेस किया जा रहा है। वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा मुखालिफिन फैला रहे हैं। सर, मैं और कराची में रहने वाले जितने भी लोग हैं, इतने इतने पानी से निकलकर और जिस तरह की बर्बाद ईद हमने मनाई है, सर क्या कमेंट करेंगे आप? 14 साल से हुकूमत कर रही है सिंध हुकूमत यहाँ पर, और हाल ये कराची का, एक बार फिर बारिश हुई, एक बार फिर पूरा शहर डूब गया। किरण, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि जो सूरत हाल रही है, 14 बरस जो होते हैं उसमें पूरे शहर का नक्शा बदला जा सकता था। एक तवील अरसा होता है, माशाल्लाह पीपल्स पार्टी का 15वां बरस शुरू हो गया है इस एक तसलसल के साथ हुकूमत करते हुए। लेकिन तब्दीली लाने के लिए आपकी 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि विजन होना चाहिए कि आपको तस्वुर क्या है, आपका मतलब है कमिटमेंट होना चाहिए, पोलिटिकल विल होनी चाहिए। तो वो आपको नज़र नहीं आती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। इसीलिए आप देखें
कि ये दुनिया का वाहिद बड़ा शहर है कि जहाँ चीज़ें बजाय बेहतर होने के बद से बदतर हुई हैं। और पाकिस्तान की शहरों से भी अगर आप मुआवजा करें तो कराची जो है मेरे ख्याल में डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह गया। एक ज़माने में बहुत आगे हुआ करता था, लेकिन माशाल्लाह लाहौर अब बहुत बेहतर हो गया है, इस्लामाबाद बहुत बेहतर हो गया है, पेशावर ने हमसे पहले मतलब है BRT बना ली थी। तो हमें सोचना चाहिए कि कराची के जो मईशत में रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल हब है, वो क्यों जो है उसको इतना ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल एक कहते हैं ना इंडिफरेंस है हुक्मरानों का कि उन्होंने जो कराची के साथ एक सलूक रवा रखा है। अब ये जो आप फरमा रही हैं और हम लोग देखते हैं टीवी के ऊपर कि जी जब बारिश आ जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, तो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए वज़ीर आला निकलते हैं, वज़रा निकलते हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस्लामाबाद से आके, पिंडी से आके दौरा करते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? 2020 में जब ये इसी तरह की सैलाबी कैफियत हुई थी, तो क्या उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ वही सड़क जो है हमेशा डूबती है, जो आज भी डूबी है, वही IHD का रोड ले लें, वही आप गली मोहल्ले ले लें, तो कहीं पर एक जगह भी आपको लगता है कि स्ट्रक्चरल इन लोगों ने कोई बेहतरी लाई है, वो नहीं लेकर आए। फिर आप आगे जब पानी खड़ा हो जाता है, आप निकलवाने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, लेकिन पूरा साल क्या करते हैं वो हमें नजर नहीं आता। और मेरे ख्याल में इसमें अगर कसूरवार है, प्राइमरी जो ब्लेम जाता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि फाइनेंशियल अथॉरिटी उनके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उनके पास है, उन्हें ना MQM की जरूरत है, ना उन्हें PML नून की जरूरत है, वो जो चाहे कर सकते हैं कराची के साथ, लेकिन वो नहीं कर रहे, जो कि बदकिस्मती है। और मेरे ख्याल में यहाँ पर फिर दूसरा जो हम ब्लेम करेंगे वो MQM पे करेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हर हुकूमत में साथ रही है, नून लीग के साथ थी, PTI के साथ थी, माशाल्लाह फिर वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ है, लेकिन कराची के जो हकूक हैं जो इख्तियारात की जंग है, अभी तक तो वो नाकाम साबित हुई है। हम हमेशा सर यही बात करते हैं, इसका मेन कॉज है क्या सर? क्यों ये माशी हब है और ये हमेशा की तरह लावारिस होता है? जब कोई मसला होता है सबसे बड़ा लावारिस इस शहर कराची को देखते हैं। अभी 2 हफ्ते के बाद होने जा रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन, ये तमाम जमातें जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, ये फेस कैसे करेंगी आवाम को, कैसे वोट लेंगी? पीपल्स पार्टी 14 साल से कुछ नहीं कर पाई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बड़ा स्टेक होल्डर वो कुछ नहीं कर पाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 14 सीटें उन्होंने निकाली, वो भी कुछ नहीं कर पाए, वो भी कहीं नजर नहीं आते हैं। तो सर इस शहर को तो सबने ही लावारिस छोड़ा हुआ है। दुरुस्त फरमाया आपने कि वो जो इंडिफरेंस है सबकी तरफ से है, लेकिन इख्तियारात पीपल्स पार्टी के पास है। सबसे मुश्किल इस वक्त मेरे ख्याल में MQM को है क्योंकि MQM की कोशिश होगी कि जो मैदान उसने खोया था 2018 के इलेक्शन में और उसके बाद उसको दोबारा वापस ले, लेकिन उनके पास अब कोई बयानिया नजर नहीं आ रहा कि वो कहते हैं कि जिसके तहत वो ले सके। कल तक वो जिसपे तनकीद करते थे और जिसको मोरद इल्जाम ठहराते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उसके वो इत्तेहादी हैं। अब इनके पास एक ही चमत्कार है, हो सकता है अगर मुमकिन हो, और जो MQM के बाद जराए दावा करते हैं, वो दावा ये कि जनाब 140A के तहत जो लेजिस्लेशन होना था, जिसने असेंबली को करना था, वो गालिबन हफ्तों दूर नहीं अब दिनों की बात है। अगर फर्ज करें वो इख्तियारात मिल जाते हैं तो वो MQM की कामयाबी होगी, लेकिन अगर वो इलेक्शन से पहले हो जाए बल्दियाती, ये अभी रेस अगेंस्ट द टाइम है, तब वो जाके कह सकते हैं कि जी वसीम अख्तर ने जो था मुकदमा किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके तहत उनके हक में फैसला आया और अब हमारी हिकमत अमली से जो है ये राइट्स मिल गए हैं। लेकिन अगर ये होता है तो जी, जो मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, अब वो देखना है कि होता है नहीं होता, पीपल्स पार्टी वाकई इस चीज में इनका साथ देती नहीं देती, ये एक सवालिया निशान है। जी अच्छा आमिर साहब, सर गुज़िश्ता बारिशों के बाद सियासी और अस्करी क़यादत इनफैक्ट हमें एक पेज पर दिखाई दी थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी तश्कील दिया गया था, वो 1100 अरब के पैकेज तक का ऐलान किया गया था। प्रॉब्लम क्या हुई सर? 2 साल हो गए, 2020 की बारिश हुई, उसके बाद ये सारी चीज़ें, सारे मामला फाइनलाइज होना शुरू हुए, लेकिन इस बारिश में फिर शहर डूब गया। उस प्लान के ऊपर कोई अमल दरामद नजर नहीं आया, उसके क्या रीजन है? भाई हाफ बेक्ड हुआ ना, एनक्रोचमेंट के खिलाफ मुहिम चली, नीम दिलाना चली, आपने पानी की जो राहगुजर है उसके ऊपर आप लोगों ने एनक्रोचमेंट कर ली। अभी भी आप देखें कि जो एक्सप्रेसवे बन रही है, मलिर एक्सप्रेसवे, उस पर भी जो गुजरगाह है पानी की, वहां पर आप मलबा डाल रहे हैं। कोरंगी के आप अगर आप कभी सफर करें कोरंगी की तरफ तो आपको नजर आएगा कि जी वहां पर जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है वो डाला जा रहा है। तो जो बेसिक करने के काम है वो नहीं हुए। पैसा मेरे ख्याल में कराची के लिए मुश्किल नहीं है करना, खुद सिंध हुकूमत के पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो कराची के ऊपर मतलब मरहलावार चीजें कर सकती है। आप मुझे बताएं कि IHD के रोड की मिसाल लें आप, जहां पर आपका दफ्तर वाक़ है जी, क्या वजह है कि वो पाकिस्तान के फाइनेंशियल कैपिटल की रीढ़ की हड्डी है, आप उस सड़क को ठीक नहीं कर सकते? 75 बरस हो गए जब मैकलोड रोड नाम होता था और अब IHD का रोड नाम होता है, आप उस सड़क को ठीक नहीं कर सके।
आप कोई तो नमूने की आप कह दें जी ये डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने बना दी कि जहां पर पानी नहीं खड़ा होता और रवा दवा रहेगा। डिफेंस क्लिफ्टन में क्या हुआ, वो तो बड़े बड़े पॉश इलाके नाम नहाद तरीके से बड़ा उनके ऊपर टैक्स लगता है, वहां पर घरों में पानी घुस आया। और वही इतना फ्लॉड डिफेंस और क्लिफ्टन वालों ने जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया है कि वो चल के नहीं रहता। मुझे पता क्या प्रॉब्लम लगा, वो जो नालों की फ्रंट से सफाइयां दिखा दी गई, उसके बाद जितना भी ये 126 मिलीमीटर बारिश हो गई सर, नाले ओवरफ्लो हो गए और सारा गंद लोगों के घरों में आया है। वो जो नालों की सफाइयों की बड़ी बातें हो रही थी, वो नाले इस तरह से साफ नहीं होते, आलाइशें तक तैर रही थी उसके अंदर। इजहार भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं मुझे, बहुत शुक्रिया इजहार भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपने पीपल्स पार्टी से मुआहदा किया, विफाक में साथ दिया, बदले में क्या मिला? शहर कराची को क्या मिला इजहार भाई? एक बारिश ने डुबो डाला है हमें, ईद पर जानवर तक कुर्बान करना मुश्किल हो गया। कराची वाले बेचारे कब तक कुर्बानी देते रहेंगे? जी, कराची वाले जब तक कुर्बानी देते रहेंगे, जब तक विफाक, अस्करी क़यादत, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर कराची का कोई सलूशन नहीं निकालेंगे। ये शहर इस तरह टुकड़ों में बंटकर ये शहर के अंदर सर्वाइवल हो ही नहीं सकता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इस वजह से हम हर हुकूमत से मुआहदा करके कराची के लिए निज़ाम मांगते हैं। ये जो 140A की बात हो रही है, ये 140 18वीं तरमीम में हमारी वजह से तो ये ऐड हुआ है। हमारी वजह से तो वो पिटिशन जो जिस पे जस्टिस गुलजार साहब ने फैसला दिया, जिसमें अमल दरामद के लिए दिन रात पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंगों में अपना सर फाड़ रहे हैं, तो ये शहबाज शरीफ साहब को उसी एग्रीमेंट में गवाह बनाया। तो मैंने यही आपको बता रहा हूँ, हुकूमत किसी की भी हो, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को भी इस हद तक इल्जाम जरूर दूंगा कि वसाइल का यहाँ पर 5% लगता है, शायद वो ज्यादा बढ़े तो कराची का मसला कम हो। शहबाज शरीफ साहब या वजीर आजम पाकिस्तान कोई भी हो, मैं उनको ये पूछता हूँ कि 70 साल में सिर्फ एक मेट्रो ही क्यों, एक ग्रीन लाइन ही क्यों? बाकी लाहौर में तो पूरा पाकिस्तान सर्व कर रहा है। इस्लामाबाद आपका कैपिटल है, ये फाइनेंशियल कैपिटल है। दोनों को देखें आप, जो रेवेन्यू दे रहा है और जो रेवेन्यू ले रहा है, जहां से पाकिस्तान की मईशत चल रही है और जहां पे आप उस मईशत की वजह से बैठे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो एमक्यूएम के पास सलूशन है, वो सलूशन है कि इस शहर का एक इंतजामी निजाम होना चाहिए और उसका नाम है कराची मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट। ये कारपोरेशन, ये डीएमसी, ये टाउन, ये केपीटी, ये पोर्ट कासिम, ये कंटोनमेंट, ये फैसल कंटोनमेंट, ये मलीर कंटोनमेंट, ये कराची कंटोनमेंट, ये सब मादर पितर अलग हैं, इनके बॉसेस अलग हैं, इनके आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। ये साल में एक दफा भी एक साथ नहीं बैठते। बड़ी हैरानगी की बात है कि 23-24 मल्टीपल सिविक एजेंसी चाय और खाने पे भी एक साथ नहीं बैठते, ईद पे भी एक साथ नहीं बैठते। तो इस वजह से, और अब आप जो खास तौर पे मेयर कराची की बात हम कर रहे हैं, हम मांग के रहे मेयर के लिए जो एग्रीमेंट हमारा है, जिसपे अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारी नीयत वाज़े आ गई। हमने कोई कागज के टुकड़े पे 4 लाइन का एग्रीमेंट करके नहीं, हमने तो एक पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दिया, जो कि इंडस्ट्रियल सोल्यूशन भी है, जो कि बिजनेस सोल्यूशन भी है, जो रेसिडेंशियल सोल्यूशन भी है, जो आईटी सोल्यूशन भी है। हमने तो शहर को इजहार भाई, क्योंकि आप ना बड़े स्टेक होल्डर हैं कराची के, तो कराची वाले आपसे डिमांड करते हैं ये कि आप सिर्फ मामले की निशानदेही ना करें, आप उसका तदारुक भी करें। और इस वक्त सिचुएशन में दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, तैमूर तालपुर साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। तैमूर साहब, अभी इससे पहले जो ये वाली बारिश से पहले जो बारिश हुई थी ना, तो मुर्तज़ा वहाब साहब यहीं स्टूडियो में मौजूद थे, बड़ा प्रेस किया था हमने उनको कि ज़बरदस्त काम किया है आपने। लेकिन सर ये क्या हुआ, जब वैसी बारिश हुई जो 2 साल पहले हुई थी, तो फिर कराची में नालों की सफाई हुई ना दीगर इकदाम उठाए गए। इस साल जैसे ही बारिश हुई सर, फिर पूरा कराची डूब गया। क्या वजह है, कब तक शहरी यूं ही भुगतते रहेंगे सर? किरण साहबा, मैं जरा आपको बताता चलूं कि हमें 48 आवर्स बिफोर द रेन स्पेल हमें ड्यूटीज दी गई थी। हमने ना कि सिर्फ सारे नालों की सफाई का ही क्लियर किया, हमने वहां पर जो एरियाज थे जहाँ डिप्रेशन है, जहां पर इश्यूज हैं, पानी जमा होता है या कोई गलत जगह पे कंस्ट्रक्शन हुई भी है, हमने 24 आवर्स पहले वहां पे सारे वाटर पंप्स, डी वाटरिंग पंप्स, एक्सकवेटर्स सारे लगा लिए थे। तो मेरे ख्याल से जो बारिश अभी हुई है कराची में, पूरे सिंध में, पर बेसिकली कराची में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, ये रिकॉर्ड बारिश है। ये वो बारिश है जो पहले कभी शायद कराची नहीं देखी। 350 पौने 400 मिलीमीटर बारिश कोई मजाक नहीं होता। और खास तौर पे जो
ईद के दिन बारिश हुई थी 3 घंटे में 128 मिलीमीटर। ये रिकॉर्ड में अभी आप कराची में नहीं देख सकते। और जिस तरह से चीफ मिनिस्टर सिंध ने काम किया, जिस तरह से वुज़रा एक एक जिले में खड़े हुए थे और उनके साथ पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपके डीएमसीज, केएमसी, आपका वाटर बोर्ड, हर कोई ऑन द टोज था क्योंकि वजीर खुद पानी के अंदर खड़े थे। मेरी ड्यूटी थी जिला कुरंगी में, मैं 5 मिनट ही निकल सका हूं। मैं ईद की नमाज पढ़ के गाँव गया, वहां से मुझे कॉल आई कि आप वापस कराची पहुंचे। तो यही वजह है मेरे ख्याल से। ऑफ कोर्स मैं समझता हूं, मैं मानता हूं, अज़हर भाई की बात भी सही है। साहब, जिला कोरंगी में आपकी ड्यूटी थी, आपको पता है इस वक्त कोरंगी का हाल क्या है? कुरंगी का हाल बहुत अच्छा है। मैं अभी भी कुरंगी में हूँ और अगर आप चाहें मैं आपको फुटेज दिखा सकता हूँ कुरंगी के। कुरंगी में सिर्फ एक पॉइंट है जहां पर शायद कोई आधे फुट से कम पानी है, आधे फुट से कम पानी है। और कुरंगी में एक जो आपका रास्ता बना हुआ है जो लियारी नदी के बीच में लगा है, जो नहीं बनना चाहिए। लियारी नदी के बीच में रास्ता नहीं बन सकता। यहाँ पे कम से कम 20 फुट की ब्रिज होनी चाहिए। है ना, सिर्फ इतना मुझे इजाजत दीजिएगा कि प्रोग्राम खत्म कर लूं। प्रोग्राम खत्म करने के बाद मैं वहां पर आती हूँ। मुझे लग रहा है आपने उन जगहों का विजिट नहीं किया है अभी। मैं आपको दिखाती हूँ, 2-2, 3-3 फीट पानी खड़ा हुआ है, लोगों के घरों के बाहर पानी खड़ा हुआ है, नाले ओवरफ्लो होकर आ गए हैं, सारा कचरा वहां पर, आलाइशें वहां पड़ी हुई है लोगों के घरों के बाहर। मैं आपको अभी भी वेलकम करता हूँ, आप कुरंगी आए, आप वहाँ पे विजिट करें, अपनी टीम को लेके आए। मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साथ हैं, मेरे डीसी कुरंगी मेरे साथ है, मेरी टोटल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मेरे साथ घूम रही है और हम गली गली का सैर कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ कहाँ कहाँ पर पानी है, कहाँ पर नहीं है। तो हमने जो काम किया, मेरे ख्याल से शायद 5% पानी अभी होगा। सर आई थिंक आज शाम के वक्त वजीर आला साहब का विजिट एक्सपेक्टेड है वहां पर। केडीए टीम से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हम उस जगह को क्लियर करने की कोशिश करें क्योंकि आज वजीर आला साहब का विजिट है, ये कय्यूमाबाद की चौरंगी के पास, इस वजह से उस जगह को क्लियर किया जा रहा है। आई थिंक आप भी इसी वजह से वहां पर मौजूद हैं। नहीं जी नहीं, मुझे सीएम साहब के प्रोग्राम अभी तक पता नहीं है। मैं रोज वहीं पे हूँ, मैं आपको भी फुटेजेस भेजता हूँ, अपनी क्लिप्स भेजता हूँ। मैं एवरीडे सुबह को और शाम को 2 चक्कर मारता हूँ। जहां पर कंप्लेन आती है, मेरा नंबर हर किसी पास है, पीपल कॉल मी अप। ठीक ठीक। अब ख्वाजा साहब, आप जहां मुझे बुलाते हैं मैं खुद वहां पे जाता हूं। कहीं पे इशू होता है, कहीं पे इशू नहीं होता। बिल्कुल ठीक। तैमूर साहब, ख्वाजा साहब आप अग्री करते हैं जितना बता रहे हैं, पूरी टीम वजीर आला साहब समेत पूरी टीम बाहर मौजूद थी कराची की सड़कों पर, तो अभी इतना पानी नहीं और कल से फिर एक्सपेक्टेड है सर हैवी रेन? देखिए मैं नियत पे मैं ख्वाजा साहब से पूछ रही हूं। कल मैं खारादर था कुछ 4:30 बजे 5 बजे, तो चीफ मिनिस्टर साहब रोड के उस तरफ थे, मैं इस तरफ था। एक पंप आया था चीफ मिनिस्टर साहब के सामने, लेकिन इत्तेफाक से वो चल नहीं पा रहा। मैं अंदर जब खारादर गया, मैं आपको सिर्फ इस इलाके की डायनामिक्स दे रहा हूँ। खारादर वो इलाका है जिसमें कोई कच्ची आबादी नहीं है। खारादर वो इलाका है जहाँ के हाईएस्ट टैक्स पेयर और हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। आपको मैं बताऊं, खारादर में 200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है सीवरेज का पानी निकालने के लिए। अब सीएम साहब, वजीर साहब, तैमूर साहब, मैं, जमात इस्लामी, पीटीआई, किरण साहिबा, समा की टीम, हम सब चले जाएं, ये एक फोटो सेशन से ज्यादा नहीं होगा। हमारे पास है क्या? मैं अगर कल गया हूँ खारादर तो बड़ी मुश्किल से फैसल सजवारी साहब से मैंने केपीटी से एक पंप मंगाया है जो आज सुबह चला गया मेंटेनेंस पर। मैंने आज एमडी वाटर बोर्ड को फोन किया है, मैंने कहा भाई कुंडीमैन कराची में नहीं है क्या? हर यूसी में 20-25 होते हैं। आपको पता है कल से आज तक एमडी वाटर बोर्ड मुझे 10 कुंडीमैन नहीं दे सके जो गटर के अंदर जो छोटे छोटे गटर चौक हैं उन्हें साफ कर सके। अच्छा, उनको अगर बुला लें तो उनके पास ना सामान है, ना उनके पास यूनिफॉर्म है, ना ग्लव्स हैं, ना उनके पास कोई ऐसा टूल है। प्रॉब्लम क्या है? मैं वही दोबारा कह रहा हूं, हम सब जितना उतर जाए, मैं मान लेता हूं चीफ मिनिस्टर साहब और तैमूर भाई सारा वक्त सड़कों पे थे, मुर्तजा भी थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने सही वक्त पर सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं की। और 20 साल में कराची का जो बारिश का औसत है वो तकरीबन 174 है। 174 मिलीमीटर यहाँ होनी ही होनी है। आपको तैयारी करनी है 200 मिलीमीटर की हर दफा। अच्छा, ये नहीं कहें 1967 में अगर यहाँ 700 मिलीमीटर हुआ तो भाई 2010 में हुआ था ना 232 मिलीमीटर। हमें तो ये देखना है कि हमें 300 मिलीमीटर की तैयारी करनी है। हमें नाले पहले से साफ करने हैं। कितने पंप है हमारे पास? देखें, मुझे दुख है। इज़हार भाई मुख्तसर कीजिएगा, मैंने क्लोज करना सेगमेंट। मुझे ये बता दें, अभी कल से जो बारिश हो रही है कराची वाले फिर यही एक्सपेक्ट करें इसी तरह का ये अर्बन फ्लडिंग वाला सिलसिला होगा पूरे कराची में? मैं अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा हूँ कि हम, जैसे तैमूर कह रहे हैं, हम भी सड़कों पर होंगे, लेकिन अमली तौर पर इक़दामात के लिए वजीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध को मिलकर इस शहर के लिए कोई मरबूत हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, वरना इस तरह हम
जबानी जमा खर्च और ये मरबूत हिकमत अमली गालिबन एक दिन में तो नहीं बन सकती। तैमूर साहब, तो फिर कराची वाले दोबारा से अपनी अपनी तैयारी खुद करके रखें कल की बारिश के लिए दोबारा। इंशाल्लाह ताला हमने अपनी तैयारियां की हुई हैं, अल्लाह रहम की बारिश लाए। मैं समझता हूँ तैयारियां अच्छी हैं, ड्रेन्स भी साफ हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ 200 मिलीमीटर तक बारिश हुई तो हम उसको इंशाल्लाह ताला कंट्रोल कर लेंगे। हमारा सिस्टम हमें इजाजत देता है अब 200 मिलीमीटर की बारिश कंट्रोल करने का। अगर से ऊपर भी अल्लाह बेहतर करे, हम अवाम के लोगों के साथ होंगे। आमीन आमीन तैमूर साहब के अल्लाह ताला रहम कर दे, बारिश को शहर पे रहम कर दे। आप लोगों का मूड नहीं दिखाई दे रहा है इस वक्त रहम करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मौजूद थे, तैमूर तालपुर साहब। आमिर जिया साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप साथ ही रहिएगा, ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सियासी मामलात पर बात करेंगे। सारे धांधली के लिए उतरे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है और मिस्टर एक्स, एक मिस्टर एक्स भी है, इसको हुक्म मिला हुआ है कि तुमने किसी सूरत इन चोरों को जताना है। तो मिस्टर एक्स, मुझे नई खबर मिली है कि तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, आज सारी कौम के सामने मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी कौम आपकी धांधली के बावजूद आपको फेंटा लगाएगी, जीतेगी इलेक्शन। एक तो ये धांधली की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा लोगों में खौफ फैला रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। पंजाब में नून लीग की हुकूमत बरकरार रहती है या फिर तहरीक इंसाफ कम बैक करती है? 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। मरियम साहिबा पंडाल सजा रही हैं, खान साहब भी एक मोमेंटम ऑब्वियसली बनाए हुए और अपनी मुहिम में नए नए किरदार मुतारिफ करवा रहे हैं। पिछली वाली ऑपोजिशन में खान साहब के एम्पायर हुआ करते थे, उनकी उंगली हुआ करती थी। अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के तस्करे ने एक नई बहस छेड़ दी है कि खान साहब का मुखातिब आखिर है कौन? क्या इमरान खान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के बाद इस्टेब्लिशमेंट पर भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कबल वक्त इलेक्शन में धांधली का शोर जिस तरह से मचा रहे हैं, मुताल्लिका फोरम से रुजू करने से गुरेजा हैं, बगैर सबूत इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, इदारों को फिर से सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, या शिकस्त के बाद की एहतजाजी सियासत की तैयारी कर रहे हैं? खान साहब आखिर कर क्या रहे हैं? पीटीआई मुमकिन शिकस्त के नताइज से बचने के लिए ग्राउंड बना रही है क्या, या फिर इदारों पर प्रेशर बढ़ा रही है? इस पर बात करने के लिए आमिर जिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, दोनों बड़े मौजिज़ मेहमान हैं मेरे। आमिर जिया साहब कमेंट कीजिएगा सर, ये सबसे पहले तो एक और चीज़ भी है, एक इत्तेहादी ख़ाफ लीग खान साहब की, वो भी कहीं खान साहब की इस पूरी कैंपेन में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम बैक करती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो परवेज़ इलाही साहब का होना है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सर क्या वजह है? ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है आपका, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो उसको भी एहसास है, काफली को भी एहसास है कि इस इलेक्शन का फैसला जो होना है वो इमरान खान की मकबूलियत पर, या पीटीआई के साथ जो इस वक्त हवाएं चल रही हैं अवाम की, उसी पर होना है। अगर वो उसमें अपना थोड़ा सा कहते हैं थोड़ा 2-4 बूंद अगर डाल भी देते तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। असल जो इस वक्त मुकाबला है वो पीटीआई वर्सेस नून लीग है। हाँ, सिंबॉलिक तरीके से अलामती तौर पर जरा सा लगता है कि जनाब काफ लीग भी उनके साथ खड़ी हुई है, लेकिन इमरान खान भी मेरे ख्याल में उनका जो फोकस है वो सोलो फ्लाइट पर है, और वो पूरा का पूरा जो नैरेटिव बना रहे हैं वो ये कि जी एंटी करप्शन है और उनके साथ जो लोग हैं वो साफ सुथरे हैं, तो ये भी वो चीज़ को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और आपने जो भी बात की एक्स की और वाई की, जो बड़ा दिलचस्प मेरे ख्याल में इश्तिहारों में, मेटाफर में इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, तो वो जाहिर है कि उसके बारे में तुम नहीं कह सकते कि किनकी तरफ इशारा है, दिलों का भेद अल्लाह मियां जानते हैं, लेकिन वो कहा जाता है ना कि भाई जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने, तो सबको पता है कि उनका इशारा किसकी तरफ है और वो कहाँ पर जो है वो प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा, तो मैं फिर दोहराऊंगा उस बात को कि जब वो मिस्टर एक्स की बात करते हैं और मिस्टर वाई की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के बड़े मारूफ उर्दू जुबान के मारूफ तरीन जासूसी नॉवेल नवीस थे इब्न सफी, उनका किरदार होता था X2 जी, और वो उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसके सरबराह होता था, बड़े कारनामे अंजाम दिया करता था। तो मुझे एक्स पर तो वही याद आते, X2 याद आते, इमरान शरीफ का बड़ा मारूफ मजहर बात बहुत पढ़ते रहे बचपन में, वो आपके ज्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे। मजहर साहब जरेला मुस्कुरा रहे हैं, उनमें चाह रही हूँ उन्हीं की तरफ ही अब इस डिबेट को ले जाते हैं। मजहर साहब आपको क्या लग रहा है कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कौन है सर, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और खान साहब का क्या ये जो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बाद इलेक्शन का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं खान साहब?
शुक्रिया। देखिए, ये जिस तरह आमिर ज़िया ने कहा, ये इमरान सीरीज़ ही है और इब्न सफ़ी की भी मशहूर सीरीज़ इमरान सीरीज़ ही थी और उसमें ज़ाहिर है उनका इशारा बहुत वाज़े तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। मतलब मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं करूँगा। वो एक मरतबा उनकी एक पंजाब की जो सदर हैं वो नाम ले चुकी हैं। अब अल्फ़ाबेट उन्होंने एक्स को क्यों चुना, डायरेक्टली नाम की तरफ क्यों नहीं आए, वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा स्पेस देना चाह रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन बहुत डायरेक्ट हैं इस वक्त वो इमरान खान। और ये जो इलेक्शन है ये बहुत दिलचस्प इलेक्शन होगा। ये ज़मीनी इलेक्शन जो 20 सीटों पर हैं, ये पंजाब का फैसला तो डिसाइड करेगा ही करेगा कि पंजाब किस तरफ जाता है। पंजाब इमरान खान को वोट देता है, पंजाब मुस्लिम लीग नून के साथ रहता है। ये इसके अलावा ये जो फैसले हैं ये भी डिसाइड करेंगे कि क्या पंजाब ने अब इलेक्टेबल्स को रिजेक्ट कर दिया है, क्या पंजाब ने अब एंटाई इस्टेब्लिशमेंट बयानियों को वोट देगा पंजाब। ये भी एक, क्योंकि इमरान खान उस चीज़ पर स्ट्रेस कर रहे हैं। बाकी चीज़ें जो बरादरी सिस्टम है, क्या उसमें क्रैक्स नज़र आएंगे हमें, इनके नताइज जो आएंगे, क्योंकि इससे पहले जो इलेक्शंस होते रहे हैं पंजाब में उसमें बरादरी बहुत मजबूत होती हैं। आप सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में देखते हैं कि ये आराई है, ये कश्मीरी है, ये जाट है, क्योंकि ज़ात पात की सियासत जो 1985 से शुरू हुई वो अब कंसोलिडेट हो गई है। तो ये इलेक्शन इस लिहाज से बहुत दिलचस्प है। साथ में मुस्लिम लीग नून का इसमें स्टेक बहुत ज़्यादा है। एक तो जाहिर है उनकी पंजाब की वजारत आला तो है ही, लेकिन अब तक जो तासुर रहा है मुस्लिम लीग नून के बारे में वो यही रहा है कि पंजाब में उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। पंजाब में इससे पहले मुस्लिम लीग नून बाई इलेक्शन जीतती आई है, तो अगर यहाँ उनको शिकस्त होती है और अच्छी खासी सीटें वो लूज करते हैं तो मुस्लिम लीग नून का वो सारा इमेज वो शटर होगा। और साथ में मरियम नवाज साहिबा का इमेज, जिस तरह शहबाज का एज ए प्राइम मिनिस्टर इमेज जो है वो डैमेज हुआ है, क्योंकि उनको पंजाब के वजीर आला के तौर पे बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता था। मरियम नवाज भी इस वक्त क्योंकि एक तरीके से पूरी कैंपेन वही चला रही हैं, तो मेरा ख्याल है दोनों जमातों के स्टेक्स बड़े हाई हैं, क्योंकि इमरान खान अगर लूज करते हैं ये बात उनके पूरे बयानिए को झटका देगी। इसीलिए वो एक ग्राउंड बना रहे हैं कि अगर वो खातिर खास सीटें नहीं जीते तो वो इसको एजिटेशन इसका भी जिम्मेदार फिर किसी को भी ठहरा दे। अच्छा मज़हर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक वक्त में जब खान साहब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का तस्करा कर रहे हैं, न्यूट्रल्स का तस्करा बार बार कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ अगर आप शेख रशीद साहब के बयान को देखते हैं वो धांधली पर हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, फिर वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल से सुलह भी चाहते हैं, फिर हुकूमत इमरान खान साहब के लिए कह रहे हैं कि इमरान खान की हद तक वो पीटीआई के साथ है। क्या लगता है आपको, शेख रशीद साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है या कोई और वजह है? देखिए, मैं आपको बहुत दिलचस्प वाक़या सुना देता हूँ इसका। 2013 में गालिबन 2013 के इलेक्शन के वक्त जो है वो मैं जिस एक्सप्रेस चैनल पे होता था उस ज़माने में शाहजेब खानज़ादा साहब भी उधर प्रोग्राम करते थे। तो आरिफ अलवी साहब एक प्रोग्राम करके जब बाहर निकले तो उनसे वैसे ही कराची में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं, गालिबन कुछ राब्ता मुनक़ता हुआ है। मैं दोबारा आती हूँ ज़रूर, मज़हर साहब इसको मुकम्मल तौर पर सुनूंगी। आमिर ज़िया साहब, आपको क्या लगता है सर, ये शेख रशीद साहब के साथ क्या हुआ है? न्यूट्रल से सुलह चाह रहे हैं वो, दूसरी तरफ खान साहब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का तस्करा कर रहे हैं। देखिए, मैं जो समझाऊँ कि पीटीआई जो है कोई ऑल आउट जाकर एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं जा रही। अगर आप वो फर्क देखें कि नून लीग ने जिस तरह जब नवाज शरीफ साहब हटे थे तो उन्होंने बरमिला लोगों के नाम लेना शुरू कर दिए थे। उन्होंने भी मरियम साहिबा ने, वो याद करें ना। इमरान खान जो है वो इख्तियारों में बात कर रहे हैं, इनके मेटाफर में बात कर रहे हैं, तो वो एक अपना एक डिस्टेंस रख रहे हैं कि वो ऑल आउट एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जा नहीं रहे, लेकिन दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं साथ साथ। अभी उनको वही फैसला करना है कि जी उनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पे चलना है या वो इस बात की मुफाहमत की और मसलहत की जो है एक जगह रखेंगे। मेरे ख्याल में पीटीआई दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएगी, लेकिन साथ साथ अपना दबाव भी बरकरार रखेंगे। तो ऑल आउट जो है, देखिए पाकिस्तान को अगर चलाना है ना तो उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट भी जरूरी है, उसके लिए सियासी जमातें भी जरूरी हैं,
और उसके लिए मतलब दीगर इदारे भी जरूरी हैं। सर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्टेबल्स के हवाले से खान साहब ने इलेक्टेबल्स के मामले पर एक बार फिर मैं कह लूं यू टर्न लिया है सर। पहले उन्होंने इस मामले पर तौबा कर ली थी, पर दोबारा मैदान में उतार दिया। अगर इनके पास ये बैरूनी साजिश का बयानिया है और इस पर बड़ा ज़ौम भी है कि ऐसा बयानिया जो बहुत ज़्यादा बिक भी रहा है, आवाम में मकबूलियत भी हासिल कर रहा है, तो फिर इलेक्टेबल्स को मैदान में उतारने की क्या ज़रूरत पेश आई है? देखिए, जिस तरह की हमारी यहाँ जमहूरियत है ना, फ्लॉड डेमोक्रेसी, उसमें ये बड़ा मसला है हमारे साथ कि उसमें इलेक्टेबल्स की गुंजाइश है। IBA की स्टडी छपी थी पिछले दिनों, उसमें बताया गया कि जी 60% जो हमारी नशिस्तें हैं वो जो है डायनेस्टिक हैं। देखिए, एक तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आप देखती हैं कि जी शरीफ खानदान और ज़रदारी खानदान की सूरत में है, लेकिन अगर आप निचली सतह पे चले जाएं तो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड भी हैं, जहाँ पे बरादरियां हैं, बड़े बड़े खानदान हैं, एक खानदान बमुकाबला दूसरा खानदान। तो इमरान खान साहब को हकीकत पसंद या प्रेगमेटिक होना पड़ता है। अब उनको पसंद हो ना हो ये बात, लेकिन एक मजबूरी का सौदा है, और उसे उनका ही नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी के। हमारी अर्बन एरियाज की सीट तो बहुत कम है, कराची में निकल आती है, लाहौर में निकल आती है, बाकी तो आपकी ज्यादातर डायनेस्टिक रूरल एरियाज की सीट है जहां पर जो है इसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो मेरे ख्याल में मजबूरी और हमारी जमहूरियत की कमजोरी भी है, इसीलिए लोग कहते हैं कि जी आप प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएं, जहां पे फर्द को वोट ना पड़ रहे हो बल्कि पार्टी को पड़ रहे हो और उसके नजरिए को पढ़ रहे हो। ठीक, तो मज़र अब्बास साहब, आमिर साहब दोबारा आ गए हैं, वो बड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुना रहे थे, जरा वो किस्सा भी सुन लेती हूँ और साथ साथ मज़र साहब अगला सवाल भी ले लीजिएगा। सर, ये जो मुनरिफीन को मुस्लिम लीग नून टिकट दे रही है, आपको क्या लगता है ये अक्लमंदाना फैसला है मुस्लिम लीग नून का? और वो प्लीज वो किस्सा जरा मुझे मुकम्मल कर दीजिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बेहतरीन। देखिए, वो किस्सा ये था कि आरिफ अलवी साहब ने मुझसे कहा कि यार देखो, इमरान खान फिर शेख रशीद के जलसे में चला गया। पार्टी ने इनको मना किया था कि शेख रशीद की तरफ नहीं जाना है बिल्कुल, लेकिन उनसे जब आके वजाहत की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे शेख रशीद, मैं चला गया हूँ, अब पार्टी इसको ऑन कर ले, वो कर ले। तो इनिशियली इमरान खान खुद भी पसंद नहीं करते थे शेख रशीद, लेकिन फिर वो उनके गर्विदा हो गए। और शेख रशीद साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो जाहिर है उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पिंडी है, वो बहुत संभल कर चलना चाहते हैं, पिंडी की कॉन्स्टिट्यूंसी को वो जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं। और उन्होंने हमेशा से सिर्फ इमरान खान के साथ ही रहे हैं, वो बाकी PTI का वो कभी भी हिस्सा नहीं रहे। जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स सारी ज़िंदगी रही है उसी तरह की वो सियासत करते हैं। दूसरी बात देखिए, मुस्लिम लीग नून ने अब तो दे दिए ना टिकट्स, मुस्लिम लीग नून को ये प्रॉब्लम लाहक हो रही है, इसी वजह से उनके बहुत से वजीरों ने इस्तीफा दिया है और जाके पार्टी कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि वो दरअसल पार्टी के लोगों को जो नाराज़ हैं, और वो नाराज़ इस बात पे हैं कि यही लोग थे जिनके खिलाफ 2018 में हमने कैंपेन की थी, यही लोग थे, तो आज उनको टिकट मिल रहा है। तो मुस्लिम लीग नून को थोड़ी सी प्रॉब्लम जरा वहाँ लाहक है तंजीमी तौर पे। अब तंजीमी तौर पे PTI को भी प्रॉब्लम लाहक है, और PTI को तो अब ये मुकाबला जो है ये इस लिहाज से बहुत ही कांटे का मुकाबला है, और बहुत ही इसलिए मुझे लगता है कि टर्न आउट इस इलेक्शन में ज़्यादा होगा, इसमें वोट बहुत पोलराइज्ड होगा, इसमें अनडिसाइडेड वोटर नहीं नजर आएगा, इसमें वोट या तो PTI को पड़ेगा या नून लीग को पड़ेगा। वो कि इसमें तहरीक लब्बैक के लोग भी हैं, उम्मीदवार भी हैं, लेकिन असल मुकाबला मुझे बहुत बहुत वाज़े तौर पे ये लग रहा है। इसलिए इस इलेक्शन की सियासी अहमियत बहुत है, क्योंकि ये इलेक्शन दरअसल अगले आम इंतखाबात की फाउंडेशन जो है वो बताएगा कि अगले आम इंतखाबात की सिमत क्या होगी, अगले आम इंतखाबात का रुख क्या होगा, क्योंकि पंजाब की वज़ारत आला रहती है या जाती है, तख्त है या तख्ता है, ये बहुत वाज़े तौर पे लड़ाई है इस वक्त। एग्जैक्टली। अच्छा मज़ीद साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि पहले वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ हमजा शहबाज ने पहले वो 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर दी, खैर उस फैसले को रिवर्ट करवा लिया गया, रुकवा लिया गया। अब ये पेट्रोल सस्ता करने की बात हो रही है, 10 रुपये गालिबन पेट्रोल पर और तकरीबन 25 रुपये डीजल पर। तो सर, अगर ये फैसला हो जाता है तो क्या समझते हैं आप, असरअंदाज हो सकेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, इससे फ़ायदा होगा 17 तारीख के इलेक्शन में? थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि लोग अपना जहन बना चुके होते हैं, लोग इस तरह के इक़दाम से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ख़ासतौर पे ज़िमनी इलेक्शन वगैरह में। लेकिन ये भी सुनती जाएं किरण कि देखिए, शहबाज शरीफ जब 1990 में वज़ीर आला के उम्मीदवार बनने जा रहे थे तो किसी ने सजेस्ट किया, उस वक्त जनरल जीलानी और बड़े मियाँ शरीफ जो थे मरूम,
उनको कि देखें बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर होगा, छोटा भाई वजीर आला होगा तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इस वजह से गुलाम हैदर वाइन को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन 97 में चौधरीज कहते हैं कि उनसे वादा किया गया था कि उनका वजीर आला होगा, लेकिन उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी आ गई और नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को। आज शहबाज शरीफ वजीर आज़म हैं, बेटा वजीर आला है, और ये इन दोनों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि अगर हमजा शहबाज अपनी सीट नहीं बचा पाए, मतलब वजारत आला की, तो फिर शहबाज शरीफ की भी जो सीट है और इत्तेहादी हुकूमतों की, वो भी बहुत ख़तरे में पड़ जाएगी। इस लिहाज से हर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये इलेक्शन की बड़ी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। अब आमिर जिया साहब, आपको क्या लगता है सर, ये अगर ये डिसीजन हो जाता है जिसमें अगर वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले 16 जुलाई से पहले तो ये फैसला नहीं हो सकता सर, अगर ये हो जाता है आपको लगता है असरअंदाज होगा, या मजहर अब्बास साहब की बात से आप अग्री करते हैं कि क्योंकि लोग ऑलरेडी माइंड बना चुके होते हैं कि उन्होंने करना क्या है, तो एज सच इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? मैं मजहर साहब की बात को सेकंड करूंगा, क्योंकि लोग ऑलरेडी कमिट हो गए। अच्छा, फिर दूसरा जो है महंगाई एक वो है, मगर आप देखें कि अगर आप 100 रुपए बढ़ाकर यानी कि 4 कदम बढ़कर आगे 1 कदम या आधा कदम पीछे हट जाते हैं तो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जितनी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, तो ये मेरे ख्याल में, और इस वक्त पूरी बयानी की लड़ाई है, उसमें करप्शन भी उसका अंसर है, बैरूनी मुदाखलत भी उसका अंसर है, तो बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि इतना हाई स्टेक ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है, और यही इलेक्शन न सिर्फ कहते हैं हमजा की मुस्तकबिल का फैसला करेगा, बल्कि शहबाज शरीफ हुकूमत उसका भी फैसला करेगा। क्योंकि अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं फर्ज करें यहाँ पर, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट को बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं देखता हूँ कि अगर हमजा शहबाज भी जीत जाते हैं, तब भी मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शन के नतीजे में मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। पाकिस्तान की सियासत जो अदम इस्तेकाम का शिकार है, वो उसी तरह जारी सारी रहेगा, क्योंकि इमरान खान अपने हिमायतियों को, अपने फैन क्लब को इस बात की यकीन दिला चुके हैं, चाहने वालों को, कि 20 की 20 नशिस्तें उनकी जेब में है, अगर नहीं मिलती तो इसका मतलब है धांधली हुई है। तो मैं समझता हूँ कि वो उनका जो एक मौक़िफ़ है, उसी तरह फिर जो कहते हैं एजिटेशनल पॉलिटिक्स है, उनकी दबाव की सियासत है, वो जारी रहेगी। तो वो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल में जितना की पोलराइजेशन है, मुल्क को जरूरत है इस्तेकाम की, और वो आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर मईशत को ठीक करना, उसके लिए भी पहली शर्त जो है वो ये कि जी सियासी आप इस्तेकाम लेकर आए। बट सर द प्रॉब्लम इज कि इलेक्शन की साइंस और जलसे जुलूस की साइंस सर डिफरेंट होती है। खान साहब ने मुसलसल जलसे जुलूस तो किए हैं, लोगों को इंटैक्ट तो बहुत किया है, अपने बयानिए को बहुत ज़्यादा इंडोर्स तो किया है सर, लेकिन वो उस इलेक्शन की उस साइंस को समझ पाए या उन्होंने वो काम किया? क्या आपको लगता है कि उनकी पोजीशन इस वक्त इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है? इलेक्शन लड़ने और लड़ाने में मेरे ख्याल में नून लीग को ज्यादा एज हासिल है, बड़ी एंट्रेंच पार्टी है, और क्योंकि एक ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा असर रखती है, एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी बहुत ज्यादा गिरफ्त है। शहबाज शरीफ साहब एक जमाने में ग्रेड 17 का भी अफसर था, खुद इंटरव्यू करके पॉइंट करते थे, इस हद तक वो लोगों को जानते हैं। और पीटीआई उसके मुकाबले में नातजुर्बेकार पार्टी है, उसके पास उस तरह का मतलब है स्ट्रक्चर नहीं है। मुकाबला सख्त लेकिन फिर भी होगा, क्योंकि इस वक्त जो पॉपुलर वेव है एक तरफ खड़ी है, वो आपको नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ जो एक तजर्बा है, और जाहिर है कि नून लीग को आप रूल आउट नहीं कर सकते पंजाब की सियासत से। तो मेरे ख्याल में बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, सीट टू सीट होगा। उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे बाल जगह पे मेरे ख्याल में फर्क पड़ेगा कि नून लीग के जो साबिक वज़रा हैं वो इंडिपेंडेंट होकर अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने, क्योंकि वो नाराज है जिनको टिकट दिया गया, उसका भी असर पड़ेगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे, बरादरी भी करेगी, लोगों की नाराजगी भी करेगी, मकबूलियत भी करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगी। लेकिन अगर इंतखाबात फ्री एंड फेयर होते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ये जो फिर एहतजाज की गुंजाइश है वो कम हो जाएगी। अगर इसलिए मेरे ख्याल में इंश्योर जो करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, हमारी इंतजामिया को, पाकिस्तान आर्मी को, वो ये कि इंतखाबात हर सूरत में फ्री एंड फेयर हो, ताकि किसी को एहतजाज का मौका ना मिले। अगर ये काम पूरा कर दे तो 20 नशिस्तें हैं, तो लोगों की दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, तो आसानी से रिग करना मतलब है कि जो प्री पोल रिगिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते भी हैं तो पीटीआई से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं सर कि वो अगर सीट्स नहीं निकाल पाती तो वो एहतजाज नहीं करेंगे, क्योंकि खान साहब को तो सूट ही ज्यादा ऑपोजिशन की सियासत करती है ना। मजहर अब्बास साहब, सर आप क्या कमेंट करेंगे? फिर मैं आपको जरा वो श्रीलंका के हवाले से खान साहब ने कुछ बात की है उसके बारे में भी मैं आप लोगों से पूछूंगी, लेकिन इस पर जरा मुझे बता दीजिएगा इस वक्त आपको पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग लग किसकी रही है? क्योंकि हमेशा होता ही है कि जिसकी हुकूमत होती है ज़िमनी इंतखाब में उसको एज हासिल होता है, क्योंकि लोग भी ऑब्वियसली अब आज़ाद उम्मीदवार भी वहीं जाने की कोशिश करते हैं तो उनको एज होता है। क्या लगता है आपको पोजीशन इस वक्त स्ट्रांग किसकी है? देखिए बहुत मुश्किल है ये कहना, इसलिए कि अगर मैं
जी, मैं तो वादे तौर पे ये बात करता हूँ कि अगर इमरान खान की वेव चल गई तो फिर वोट जो है वो बल्ले को पड़ेगा, उम्मीदवार को नहीं पड़ेगा। और अगर वेव नहीं चली, उस तरीके से नहीं चली, तो मुस्लिम लीग नून को एज हासिल रहेगी। तो ये बहुत वाज़े चीज़ है। दूसरी बात, अहम तरीन सवाल ये है कि अगर पीटीआई जीत जाती है इलेक्शन, यानी उनको इतनी सीटें मिल जाती हैं कि हमजा शहबाज की सीट जो है वजारत आला की चली जाती है, तो इमरान खान फैसला क्या करेंगे? क्या पंजाब हुकूमत के बरकरार रखने का फैसला करेंगे, या पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध से इस्तीफा दे के एक ऐसा बहरान खड़ा करेंगे जो सिर्फ आम इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा? ये बहुत अहम सवाल है। सही, जरा सुनवाइएगा। खान साहब ने आज श्रीलंका के हुक्मरान खानदान, नजरीन इससे पहले खान साहब इनफैक्ट इनकी तारीफ किया करते थे, महंगाई कम करने की टिप्स दिया करते थे, लेकिन आज जो हाल हुआ है उससे डरा रहे हैं आवाम को। अब ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, पहले जरा सुने, फिर ये दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इनकी राय लेते हैं। So we were discussing how to bring down the prices of food items, and so we came up. He told me how he went to China, and he actually visited various farms, how they had reduced the gap between the wholesale and the retail. In our country right now, what the farmers produce and what that produce is sold in the retail shops, there's a huge gap. And so the Chinese reduced that gap through technology. And so I must say, I thank the president, because I'm immediately going to go back and bring in technology to reduce this gap. काम का वो हाल होने जा रहा है जो श्रीलंका का हुआ है। श्रीलंका का आपने हाल देखा? श्रीलंका के अंदर हुआ क्या कि उनके जो ऊपर सरबराह थे वो भी खानदान था। यहाँ भी दो खानदानों के नीचे हमारा मुल्क 30 साल से ये दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। 30 साल से। आमिर साहब, ये इतना फर्क कैसे आ गया खान साहब की बात में? देखिए, हालात बदलते हैं तो बयानात भी बदल जाते हैं, और जाहिर है कि जब वो श्रीलंका के सदर इक़्तिदार में थे तो एक दूसरी सूरत हाल थी, इमरान खान साहब मिलकर भी आए थे। लेकिन एक बात समझने की है, बात ये कि ये जो पॉइंट रेज कर रहे हैं इमरान खान ऑन अ सीरियस नोट, वो ये होता है कि जी मौरूसी सियासत कहीं पर भी हो, उसको वो जमहूरियत की नफी होती है, जमहूरियत को कमजोर करती है, अंडरमाइन करती है। तो यहाँ तक तो बात सही है कि पाकिस्तान में अगर हमें हकीकी जमहूरियत चाहिए, उसका मतलब ये नहीं कि जी कि बिलावल हिस्सा नहीं ले सकते सियासत में या दीगर लोग नहीं ले सकते, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन जो हमारी यहाँ मौरूसी सियासत की गिरफ्त है कि जी क्योंकि आप उस खानदान में पैदा हो गए इसलिए आपका इस्तिकाक है कि आप वजीर बने, वजीर आला बने, वजीर आजम बने, ये नहीं होना चाहिए। अगर दुनिया में कोई आप देखें, जो मिसाल अभी दी है, मदर भी इससे पहले बात कर रहे थे कि जी बाप जो है वो वजीर आजम है, साहबजादे जो हैं उनके वो वजीर आला हैं, तो ये एक गलत मैसेज देता है। और उसमें जो भी एक मैं कहता हूँ मिडिल क्लास पाकिस्तान है, पढ़े लिखे लोगों का, प्रोफेशनल लोगों का पाकिस्तान है, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। और 21वीं सदी में अगर आप 20वीं सदी की सियासत करेंगे तो उसका नुकसान मुल्क को भी होगा और जमहूरियत को भी होगा। होना ये चाहिए कि अब ये खुद खानदान खुद सोचें, जो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, कि अपने आप को किस तरह से रिफॉर्म करें, उनके अंदर और बासलाहियत लोग हैं, उन्हें ऊपर आने का मौका दें, मिडिल क्लास के लोगों को लेकर आए, पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए, कुछ मजदूरों किसानों की रिप्रेजेंटेशन रखें, ताकि हमारी यहाँ वाकई एक नुमाइंदा जमहूरियत कायम हो सके। वरना अगर हम खानदानों की गिरफ्त में रहे तो फिर वो कभी भी भला नहीं होगा इस मुल्क, और लोग इसी तरह आपको अदम इस्तेकाम की सियासत जो है जारी और सारी रहेगी। जी बिल्कुल। लेकिन सर फिर हमने देखा ना, पीटीआई ने इस चीज को बहुत ज्यादा इस पर तनकीद की, लेकिन फिर शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी, उनको भी टिकट दिया गया। इस तरह की मिसालें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही मिली। कहीं पर भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, उसमें तहरीक इंसाफ में हो, किसी पॉलिटिकल, हमारी तो मजहबी जमातों में ही हो रहा है, हमारे सो कॉल्ड तरक्की पसंद जमातें, वहां पर ये चीज हो रही है, जहां पर भी हो रही है गलत है। ठीक, मज़हर साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा सर, ये इतना फर्क खान साहब की गुफ्तगू में कैसे आ गया? पहले जो तारीफें हुआ करती थी, आज कौम को उन हालात से और उनके हालात से डरा रहे हैं इस वक्त। देखिए, मैं जाहिर है मैं कोई बाहर माशियात तो नहीं हूँ, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान की सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान इंशाल्लाह कभी भी श्रीलंका नहीं बनेगा, कोई भी हुकूमत हो, इसलिए कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दूसरी बात जो अभी आमिर कह रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए पाकिस्तान में जब तक आप इस मुल्क से जागीरदारी निज़ाम नहीं ख़त्म करेंगे, इस मुल्क से सरमायादाराना निज़ाम नहीं ख़त्म करेंगे, इस मुल्क से सरदारी निज़ाम नहीं ख़त्म करेंगे, ये जो जागीरदार हैं हमारे यहाँ के, ये पीर भी होते हैं, ये सरदार भी होते हैं, ये जागीरदार भी होते हैं।
और ये किसी दूसरे को शिकस्त को अपनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और चाहे पॉलिटिकल पार्टीज को अपने उसमें रखते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये भी रहा है कि अब ये जमातें, अब ये ख़ानदान की बात करते हैं, ये ख़ानदान में जो है एक ख़ानदान के अफराद को अननेचुरल तरीके से एसेसिनेट कर दिया गया तो लोग उसके साथ जुड़ गए, दूसरे ख़ानदान को मुसल्लत कर दिया गया तो लोग उसके साथ जुड़ गए। तो हमारे यहाँ चाहे वो लेफ्ट विंग पार्टीज हो जिस तरह आमिर कह रहे थे, या राइट विंग पार्टीज हो, हमारे यहाँ ये एक माइंडसेट बन गया है। इवन अगर आप नीचे के लेवल पे भी देखें तो वो भी अपने भाइयों को भतीजों को पॉलिटिक्स में लाता है कि भाई इससे अच्छा कारोबार कोई नहीं है, इसमें आओ, इसमें सियासत करो। आप देखें जरा, इनके जायजा लें इलेक्शन कमीशन में कि सब ने अपने पेशे के हवाले से क्या लिखा है, क्या कोई डॉक्टर है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मज़हर अब्बास साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब ने ज्वाइन किया, उनके भी शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने।